Hello everyone, this is me Ankita Gandhi from Target for IQ. I welcome you all. आज हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम ये देखें कि जिस स्टेट्स में हिंदू मैरिज एक्ट के क्वेश्चंस आते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आपको हिंदू मैरिज एक्ट के ये पार्ट 1 है। आई विल बी ब्रिंगिंग 2 पार्ट्स, इसका एक और पार्ट आएगा। तो इसमें हम डाइवोर्स डाइवोर्स अभी नेक्स्ट से हम शुरू करेंगे, डाइवोर्स तक के इम्पोर्टेंट सेक्शन। और मैं हर चीज में इम्पोर्टेंट केस लॉ भी बताऊंगी जो आपको बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में काम आएगा, क्योंकि यूपी का अब नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आएगा एंड हिंदू लॉ यूपी में आता है मेंस में। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी जहां जहां भी आप अपेयर करें, जहां पे भी हिंदू लॉ आता है, ये आपको पीडीएफ डेफिनेटली हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम डील करेंगे यहाँ पे, दैट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। पहली चीज कि हिंदू कौन है वो सेक्शन 2 में गिवन है कि हिंदू कौन है। अगर हम देखें हिंदू कौन है तो एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि क्रिश्चियन इज नॉट अ हिंदू, ज्यू इज नॉट अ हिंदू एंड मुस्लिम इज नॉट अ हिंदू। सो इन सबको छोड़ के बाकी सब कौन है, आर हिंदूज। सेक्शन 2 में वो इलेबोरेटली डेल्ट है। बट अगर हम यहाँ पे कंडीशंस पढ़ते हैं ऑफ हिंदू मैरिज की, कंडीशंस क्या है हिंदू मैरिज की, तो आपको यहाँ पे जब भी आंसर लिखना है सेक्शन 5 को इंक्लूड करना है, 7 को, 11 को एंड 12 को। आप साथ में अपनी बैरक साथ में रखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, तो ये कंडीशन ये बोलता है, पहला कंडीशन 5A का 5(1) का, दैट बाइगैमस मैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक शादी कर ली है उसके बाद आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो वो शादी जो दूसरी आपकी होगी वो वैलिड मैरिज नहीं होगी, it will be a void marriage. So it should not be a bigamous marriage. Then secondly, unsound person, कि अगर आप जिससे शादी कर रहे हो एट द टाइम जब आप मैरिज कर रहे हो और दूसरा पर्सन अनसाउंड है, मतलब कंसेंट देने की कैपेबल नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है कंसेंट देने की, तो क्या हो जाएगा, हम उस मैरिज को वैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि जिससे आपने शादी करी उसका तो कंसेंट था ही नहीं। कंसेंट होना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो अनसाउंड है, कंसेंट नहीं है, इसलिए वो वैलिड मैरिज नहीं है। तीसरा, एज। एज, अब अगर आप गर्ल की एज देखो, इट इज द एज ऑफ द गर्ल इज 21 years, सॉरी 18 years, एंड मेल की एज इज 21 years। अभी कुछ टाइम पहले ये बात उठी थी कि गर्ल्स की भी एज को बढ़ा के 21 years कर देना चाहिए, उसके लिए बिल आया था बट अभी पास नहीं हुआ है। तो एट प्रेजेंट स्टार्टिंग एज की कहाँ से हुई थी, शारदा एक्ट से हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, शारदा एक्ट कि पहला ऐसा एक्ट कौन सा था जहां पर एज के बारे में डिस्कशन हुआ था गर्ल्स की, तो वो है शारदा एक्ट। अब क्या है एट प्रेजेंट, अगर देखा जाए कि ये बोलते हैं कि 18 साल से कम और या फिर 21 साल से कम इन केस ऑफ द बॉयज अगर मैरिज होती है तो ऐसा नहीं है कि वो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज होगी, वो वैलिड मैरिज ही होगी, वो मैरिज वैलिड ही होगी, बट वो क्या होगी, पनिशेबल। इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 17। अगर आप सेक्शन 17 खोलते हो हिंदू मैरिज एक्ट का ही, तो आप उसमें देखोगे सेक्शन 17 में 17 और 18 हम दोनों क्लब करके पढ़ते हैं। 18 के क्लॉज ए में लिखा हुआ है, अगर आप 5 का क्लॉज 3 को इंटरवेन कर रहे हो तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी ऑफ 2 years एंड फाइन अप टू 1 लाख। उसके बाद लेकिन अब क्या हुआ है, पीसीएम में, पीसीएम में मींस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था, उसके बाद से चाइल्ड मैरिज क्या है, वॉइडेबल हो गई है। बट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये वैलिड है, तो अगर एमसीक्यू से पूछा जाए हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इट इज अ वैलिड मैरिज और पीसीएमए के अकॉर्डिंग इट इज अ वॉइडेबल मैरिज। अब इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन दिस, जहां पे ये चीज कंसिडर हुई है कि पीसीएमए मेक्स द मैरिज वॉइडेबल, तो चाइल्ड मैरिज जो है अब वैलिड नहीं होनी चाहिए, वॉइडेबल ही होनी चाहिए। उसके बाद प्रोहिबिटेड, व्हाट इज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, वो आपका डिफाइंड भी है। अगर आप अपनी बैरक में देखें सेक्शन 2 क्लॉज, आप सेक्शन 3 क्लॉज एफ में, अगर एफ में जाओगे तो सपेंडा है, 3 क्लॉज
जी में जाओगे प्रोहिबिटेड है। व्हाट इज प्रोहिबिटेड? जो आपका मतलब ऐसे रिलेशन जिसमें आप नहीं कर सकते शादी। फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड का कोई भी असेंडेंट हो या कोई भी डिसेंडेंट हो, मतलब हस्बैंड कैन नॉट मैरी मदर इन लॉ, हस्बैंड कैन नॉट मैरी सिस्टर, सिस्टर ऐसे करके आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो दीज आर समथिंग्स प्रोहिबिटेड, जो ऐसे रिलेशन जो बहुत क्लोज हो जाते हैं। और सपिंडा, सपिंडा जो मदर की साइड में 3 डिग्री तक हो, 3 जनरेशन तक, और फादर के साइड में 5 जनरेशन तक के जितने भी रिलेशन होंगे आप वहां पे मैरी नहीं कर सकते। तो ये कंडीशंस बताते हैं कि इन कंडीशंस में आप मैरिज नहीं कर सकते। आप करोगे मैरिज तो वो वैलिड मैरिज नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन ये एज का है, जहाँ पे बोलते हैं वो वैलिड है लेकिन वॉइडेबल चाहे ना हो बट पनिशेबल है। फिर पीसीएमए बोलता है इट इज वॉइडेबल। अब आपको ये केस भी ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम केस की बात करते हैं बादशाह वर्सेस बादशाह। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि अगर मैं इसके फैक्ट्स आपको बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब भी आप सीआरपीसी पढ़ोगे 125, वहां पे आपको बादशाह वर्सेस बादशाह पढ़ना ही पड़ेगा। वहां पे ये चीज है सीआरपीसी में कि सीआरपीसी में सिर्फ वैलिड मैरिज में मेंटेनेंस मिलता है, सिर्फ वैलिड मैरिज में। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस था क्योंकि यहाँ पे जो वॉइड मैरिज हुई थी वो छुपा फ्रॉड से हुई थी, मतलब बाइगैमी थी। पहली मैरिज हुई, दूसरी मैरिज जब आप कर रहे हो दूसरी बीवी को नहीं पता था कि पहली मैरिज हो चुकी है। तो यहाँ पे इस केस में क्योंकि फ्रॉड से हुई थी तो सेकेंड मैरिज में भी वाइफ को क्या है, मेंटेनेंस मिला अंडर 125, क्योंकि वो फ्रॉड से हुई थी। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि सीआरपीसी में सिर्फ वैलिड मैरिज की वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है, बट हिंदू लॉ में 24 और 25 में मेंटेनेंस चाहे वैलिड हो, चाहे वॉइड हो, चाहे वॉइडेबल हो, मेंटेनेंस मिलता है। हम मेंटेनेंस का एक अलग से डील करेंगे, मैं आपको मेंटेनेंस सब कुछ लिंक करके पढ़ाऊंगी, जिसमें मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, सीआरपीसी, डीवी एक्ट सारा हम लिंक करेंगे। फिलहाल के लिए अब इतना ध्यान रखिए। उसके बाद सेरेमनी, सेक्शन 7 पे आओ कि जब भी आप मैरिज करते हो तो क्या है, सेरेमनीज होनी चाहिए, ठीक है, सेरेमनी होनी चाहिए। अब कुछ की सेरेमनी होती है सपिंडा, कुछ की कहीं कुछ होती है। तो जिसकी जो सेरेमनीज है उसकी सेरेमनीज के हिसाब से आप करोगे दैट विल बी अ वैलिड मैरिज। बट अगर आप सेरेमनी के वो नहीं करते हो तो वो कैसी मैरिज होगी, तो वो नो मैरिज एट ऑल होगी। You see, it is a no marriage at all. In this case, Shakuntala Bai and another versus L.V. Kulkarni and another. 1950, 1989 Supreme Court. Once the law says that Saptpadi is necessary, then marriage done without such custom will be no marriage at all. So this is the concept of no marriage, कि वो कोई मैरिज ही नहीं है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि void हो या voidable, no marriage, मैरिज ही नहीं है। फिर एक चीज आपका ये रह गया है कि सोलोमनाइज, जो सेक्शन 7 बोलता है, सेक्शन 7 जो आपका बोलता है कि आपकी सेरेमनीज होनी चाहिए। तो ये बोलता है कि आपकी मैरिज सोलोमनाइज तब होगी जब मैरिज हो जाएगी, जब सेरेमनीज हो जाएंगी मैरिज में। तो व्हाट इज सोलोमनाइज, कि आप सेरेमनीज करो। तो सेरेमनीज जब आप करोगे तो मैरिज सोलोमनाइज हो जाएगी, मतलब मैरिज प्रॉपर हो जाएगी आपकी। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 7। तो जब आप कंडीशंस पढ़ोगे 5 रेड विद 7, रेड विद 11 एंड 12। तो व्हाट डज सेक्शन 11 सेज? अगर आप सेक्शन 11 अपना बेयर एक्ट में पढ़ते हो तो सेक्शन 11 ये बोलता है दैट अ मैरिज विच इज सोलेमनाइज्ड, मतलब जो आपके सेरेमनीज के साथ हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आफ्टर मतलब वॉइड मैरिज वही होगी जो 1955 का जो ये आपका एक्ट आया है उसके बाद सोलेमनाइज हुई है। शैल बी नल एंड वॉइड, और वो क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड। सो यहाँ पे लिखा है शैल, तो शैल मीन्स अगर यहाँ के सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो वो मैरिज ऑटोमेटिकली क्या है, मैंडेटरी तरह पे नल एंड वॉइड हो जाएगी। ऑन द पिटिशन प्रेजेंटेड बाय आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी, पार्टी मीन्स पार्टी टू मैरिज, हस्बैंड और वाइफ ला सकते हैं। बी सो डिक्लेयर्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी if it contravenes any of the condition in section 5, 1, 4 and 5। मतलब void marriage अगर सेक्शन 5 का 1 मतलब कि बाइगैमी,
5 का 4 मतलब कि प्रोहिबिटेड, और 5 का 5 मतलब सपेंडा। अगर आपकी ऐसी मैरिज है तो वो आपकी मैरिज नल एंड वॉइड है, वो ऑटोमेटिकली मैंडेटरी तौर पे नल एंड वॉइड है। कोर्ट यहाँ पे क्या करता है, एन्यूल नहीं करता है मैरिज को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एन्यूल्ड है। इट इज वॉइड एब इनिशियो। अगर ऐसी मैरिज है बाइगैमस, प्रोहिबिटेड, सपिंडा, तो वो ऑलरेडी आपकी क्या है, एन्यूल्ड मैरिज है। कोर्ट सिर्फ उसको डिक्लेयर करता है। और डिक्लेयर क्यों करता है, डिक्री क्यों देता है नलिटी की, ताकि वाइफ जो है वो मेंटेनेंस ले सके, ताकि आपको और बेनिफिट्स मिल सके। सेम बादशाह वर्सेस बादशाह, मैंने आपको भी बताया, वॉइड मैरिज था, लेकिन वो वहां कहाँ गए थे, सीआरपीसी में गए थे। अगर वो यहाँ पे जाते तो उनको मेंटेनेंस मिलता, हिंदू मैरिज एक्ट में तो उनको मेंटेनेंस मिलता। एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, भले ही वॉइड मैरिज है, लेकिन सेक्शन 16 बोलता है चाहे वॉइड हो चाहे वॉइडेबल हो, जो बच्चे बॉर्न होंगे वो लेजिटिमेट बॉर्न होंगे, और मेंटेनेंस 24-25 में मिलेगा, 125 में नहीं मिलेगा। बादशाह वर्सेस बादशाह डिफरेंट केस था, क्यों, क्योंकि बादशाह वर्सेस बादशाह में फ्रॉड आ गया था। अगर फ्रॉड नहीं है, पता है दूसरी वाइफ को कि हाँ बाइगैमी हो रही है, तो उस केस में आप फिर सीआरपीसी में नहीं जाओगे, आप कहाँ जाओगे, हिंदू मैरिज एक्ट के 24 और 25। सो नेक्स्ट कोट यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ऐसी मैरिज जो है ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड ही है। कोर्ट यहाँ पे उसको एन्यूल नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी एन्यूल्ड है। सिर्फ कोर्ट ने एक डिक्री दे दी है एन्यूलमेंट की, जब आप कोर्ट को जाते हो, कोर्ट के पास जाते हो, उनका दरवाजा खटखटाते हो। इट वॉज सेड इन MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट केस नहीं है, ये आपका एक इशू टाइप है, इंजंक्शन, कि क्या फॉर एग्जाम्पल जो हस्बैंड है, हस्बैंड और वाइफ है, शादी हो रखी है, नाउ हस्बैंड अगर किसी और वाइफ से शादी करने जा रहा है, किसी और गर्ल से, सपोज पहले जो हस्बैंड वाइफ है H and W है, नाउ H वांट्स टू मैरी विद HW2, ठीक है, HW2। अब क्या जो फर्स्ट W है वो कोर्ट में जाके इंजंक्शन ले सकती है। इंजंक्शन मतलब कोर्ट से रोक लेना, इंजंक्शन मतलब कोर्ट से रोक लेना। ये क्या वो ऐसे कर सकती है कि दूसरी वाइफ को बोल सकती, के लिए जा सकती कि दूसरी वाइफ से वो शादी ना करे। कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि नहीं, जो फर्स्ट वाइफ है वो सेकंड मैरिज को नहीं रोक सकती है बिल्कुल भी, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन वो अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो और रेमेडीज अप्लाई कर सकती है, वो डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है, वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, लेकिन वो इंजंक्शन क्लेम नहीं कर सकती अंदर हिंदू मैरिज एक्ट। इट वॉज हेल्ड इन एलिजाबेथ स्कैरिया वर्सेस एबी स्कैरिया, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। बट फर्दर एक और केस आया था, उमा शंकर वर्सेस राधा देवी। तो कोर्ट ने बोला अगर उसको वाइफ को परपेचुअल इंजंक्शन चाहिए तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में तो नहीं ले सकती, बट वो सीपीसी या एसआरए में जाके जरूर ले सकती है। फर्दर अगर अब हम बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की, वॉइडेबल मैरिज की, तो वॉइडेबल मैरिज की अगर बात की जाए तो जो उसके ग्राउंड्स हैं, वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड्स ये हैं, इम्पोर्टेंसी, मतलब नॉट एबल टू बियर द चाइल्ड, चाइल्ड बियर नहीं कर पा रहे हैं, काइंड इम्पोर्टेंट। हस्बैंड कैन ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट, कि वो सेक्सुअल एक्ट्स में इंडल्ज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो अगर अनसाउंड है तो वॉइडेबल होती है, वॉइड नहीं होती। कंसेंट जो है फ्रॉड से आया है, तो 1 साल के अंदर ही आपको वॉइडेबल के लिए अप्लाई करना होगा। या जो वाइफ है मैरिज के टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी किसी और से, तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर वॉइडेबल। अब यहाँ पे जब तक वॉइडेबल के लिए आपको, वॉइडेबल जो मैरिज होगी इन 4 ग्राउंड्स में, जब तक आप कोर्ट नहीं जाओगे तब तक वो वैलिड मैरिज है। वॉइडेबल मैरिज तब तक वैलिड रहेगी जब तक उसको एन्यूल नहीं किया जाता। ये डिफरेंस है वॉइड में, वॉइड में आप एन्यूल नहीं करते हो, आप सिर्फ कोर्ट से डिक्लेरेशन लेते हो। यहाँ पे कोर्ट क्या है, एन्यूल करता है डिग्री देके, और जब एन्यूल करेगा तो अब वो वॉइडेबल वॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब ग्राउंड्स भी दे दिए हैं इसके। उसके बाद दिस क्वेश्चन इज ओवर। अगर कंडीशंस ऑफ मैरिज आता है आपको 5, रेड विद 7, रेड विद 11 एंड 12, साथ में मैं आपको 16 भी बता दिया। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करते हैं। यहाँ पे आप सेक्शन 8 खोलिए अपना। अगर आप सेक्शन 8 खोलेंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, ये मैंडेटरी नहीं है। बट रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी रूल्स बना सकती है, अभी फिलहाल के लिए मैंडेटरी नहीं है।
इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट को, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉ लाना चाहिए, गाइडलाइंस आनी चाहिए और मैरिज को रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी बनाना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल कोई मैरिज रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इन फ्यूचर कोई डाइवोर्स का केस आता है या वॉइड का या वॉइडेबल का केस आता है, तो हम प्राइमा फेसा मान लेंगे कि हाँ वो मैरिज एक्चुअल में वैलिड मैरिज थी। नो, रजिस्ट्रेशन इज ओनली अ प्राइमा फेसा प्रूफ। आपको स्टिल प्रूफ करना पड़ेगा अगर कोई केस आगे जाके फाइल होता है। और रजिस्ट्रेशन बहुत हेल्प करता है। आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तब आप एज बताते हो, हर चीज बताते हो, तो वो चाइल्ड मैरिज को रोकेगा। अगर बच्चे हैं तो वो रजिस्टर ऑब्वियसली नहीं होगा, उसी टाइम पे वो मैरिज खत्म हो जाएगी। बाइगैमी जैसे ऑफेंसेस नहीं होंगे। सो दिस इट विल हेल्प, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज विल हेल्प। कभी कभी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आप इन पॉइंट्स की हेल्प लेके इलेबोरेट करके एंड ये केस आप लिख सकते हैं। और पीटी में प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछते हैं सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार रिलेट्स टू विच सेक्शन। नेक्स्ट, थर्ड इज आरसी हार, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। पहली चीज, ये जो है जूइश ओरिजिन से है, ये क्वेश्चन आता है। जो अभी रिसेंट नेट का केस हुआ है, नेट का एग्जाम हुआ है, वहां पे भी पूछा गया है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है कहाँ पर, कहाँ से लिया गया है, तो जू से लिया गया है। ठीक है, अब वहां पे जू लॉ में ये था, वहां से हमने लिया है ये। यहाँ पे ये बोलते हैं कि कोई भी पार्टी, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दे में अप्लाई, कि अगर दूसरा जो स्पाउस है उन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया है एंड दैट टू विदाउट रीजनेबल कॉज, तो अप्लाई क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करेंगे। कोर्ट यहाँ पे ये बोलता है, यहाँ पे ये चीज सेक्शन ये बोलता है कि अगर एक हस्बैंड जो है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हस्बैंड जो है वाइफ को डेजर्ट कर रहा है, मतलब वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है और इग्नोर कर रहा है, तो वाइफ के पास पूरा पूरा राइट है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके बोल सकते हैं कि जो हस्बैंड है मुझे इग्नोर कर रहा है एंड आई वांट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो ये डिग्री मिल जाएगी, ये डिग्री मिल जाएगी। बट क्या है यहाँ पे वैलिडिटी, विदाउट रीजनेबल कॉज। एक कोई रीजनेबल कॉज अगर होगा, फॉर एग्जाम्पल रीजनेबल कॉज इज कि वाइफ ही तंग करती है हस्बैंड को कि मुझे आप इतना अमाउंट दो, डेली इतना दो, इतना दो, तो अगर रीजनेबल, तो इस केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं होगा। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब ये जो है कोर्ट अगर ये ऑर्डर करे दैट अगर जो स्पाउस नहीं भी चाहता है साथ रहना, उसको ऑर्डर करा कि आप साथ रहो, तो इस चीज को बहुत केसेस में सैवेज माना गया है, क्रूअल माना गया है। तो एक केस था टी सरिता वर्सेस वेंकटया। टी सरिता जो है एक साउथ की हीरोइन है, टी सरिता एक साउथ की हीरोइन है थी। तो टी सरिता वर्सेस वेंकटया में ये वो हुआ था कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 9 जो है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये आर्टिकल 21, क्योंकि वो प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, वो डिग्निटी को वायलेट कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है कि आप जाओ और आप क्या करो, आप जाओ और आप साथ रहो, जो पार्टी साथ रहना भी नहीं चाहती है। फर्दर उसके बाद 1984 में केस आया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन, जहां पे ये चीज बोला गया कि ऐसा नहीं है कि मैरिज में अगर आप फोर्स कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आप फोर्स कर रहे हो। मैरिज में साथ रहने के लिए फोर्स करना के साथ बहुत सारे और ऑब्लिगेशंस होते हैं, आपकी फैमिलीज होती हैं, सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, बच्चे भी होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फोर्स नहीं हो रहा है, आपको साथ रहने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैरिज को तोड़ना इज नॉट इजी, और कोर्ट का हमेशा काम होना चाहिए कि वो मैरिज को क्या करे, संभाल के रखे, तोड़ना ना दे। तो इट इज नॉट अ सैवेज रेमेडी, यही वर्ड्स यूज हुए थे एग्जैक्ट। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो एक वन ऑफ द एलिमेंट है, तो इसका तो मैरिज को प्रिजर्व करने का तो और बहुत सारे गुड्स हैं। तो इट इज नॉट वायलेटिंग 21 आर्टिकल। अभी एट प्रेजेंट ओजस्वा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 2021, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये मिस हो गया। ओजस्वा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एट प्रेजेंट इट इज पेंडिंग, इट इज पेंडिंग, राइट। तो अभी ये पेंडिंग है। देखते हैं जब ये रिट डिस्पोज ऑफ होगी तो क्या डिसीजन आता है। अगर इसका एग्जीक्यूशन देखें तो वो ऑर्डर 21, रूल 32 एंड 33 में एग्जीक्यूशन है।
यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप जब आपको फॉर एग्जाम्पल डिग्री आती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, और वो पर्सन हस्बैंड और वाइफ नहीं मान रहे हैं, तो आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो? इस केस में अरेस्ट तो नहीं होता, बट जो भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके सेल कर दिया जाता है। दिस इज द वे ऑफ एग्जीक्यूशन। लास्टली जो आज हम टॉपिक डील करेंगे, दैट इज डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। सी व्हाट इज डाइवोर्स? डाइवोर्स कहीं पे एज सच डिफाइंड नहीं है। डाइवोर्स का मतलब क्या है? जो आपका मैरिटल रिलेशनशिप है उसको तोड़ना, उसको खत्म कर देना। जब पहले 1955 का एक्ट आया था, उससे पहले जो डाइवोर्स है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं होता था। तो मनु डिड नॉट बिलीव इन डाइवोर्स, राइट? तो क्या है, इसकी कुछ थ्योरीज है। पहला है विल थ्योरी, जब इच्छा हो तब डाइवोर्स कर लो। ये यहाँ पे हिंदू लॉ में नहीं है, मुस्लिम लॉ में जरूर है, हिंदू लॉ में नहीं है। दूसरा, फॉल्ट थ्योरी, मतलब गिल्ट थ्योरी या ऑफेंस, मतलब एक पार्टी ने कोई फॉल्ट किया, जैसे कि हस्बैंड ने क्या कर दिया, बायगामी कर दी, फॉल्ट हो गया, तो उस ग्राउंड पे भी आपको क्या है, डाइवोर्स मिल सकता है। दिस इज व्हाट दिस थ्योरी सेज। यहाँ पे एक थ्योरी ऑफ रेक्रीमेशन है, मतलब दोनों पार्टीज ने फॉल्ट किया, हस्बैंड ने भी किया, वाइफ ने। अगर अगर ऐसा है तो फिर डाइवोर्स नहीं होगा। हस्बैंड ने क्या किया, डिजर्ट कर दिया, वाइफ ने बायगामी कर दिया, तो फिर नहीं होगा डाइवोर्स। नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब कि खत्म, किसी तरह खत्म हो जाना, जैसे कि हस्बैंड 7-8 साल से भाग गए हैं, पता ही नहीं है हस्बैंड का ठिकाना कि वो कहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, सिविल डेथ हो गई। जब पता ही नहीं है, 7 साल हो चुके हैं, तो अपने आप ही ये मैरिज डिसॉल्व हो गई। कोर्ट में आप जाओगे, डिसॉल्व करवा दोगे। या हस्बैंड कन्वर्ट हो गए, या वाइफ कन्वर्ट हो गई, तो दीज आर द ग्राउंड्स फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज इरिट्रेबल ब्रेकडाउन, मतलब ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है अभी तक। जो ये ग्राउंड्स हैं, इनमें से कोई जो आप सब सेक्शन 13 पढ़ोगे, उसके कोई भी ग्राउंड नहीं है, 1 से लेके 7 तक जो भी है कोई ग्राउंड नहीं है। लेकिन फिर भी मैरिज ऐसी है कि कोई ना हस्बैंड बायगैमी कर रहा है, ना वाइफ बायगैमी कर रही है, ना ऐसी कोई क्रुएल्टी है, ना डिजर्शन है, तो जो ग्राउंड्स 13 में दे रखे हैं वो कुछ नहीं है। बट फिर भी दोनों का नहीं चल रहा, दोनों आपस में अलग रहना चाहते हैं, अपना सोल नहीं लेना चाहते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो साथ नहीं रहना चाहते, तो उसको हम बोल देते हैं इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। मतलब मैरिज ऐसे टूट गई है कि उसको जोड़ना जो है, उस तब भी साथ रखना हस्बैंड वाइफ को सोसाइटी के लिए दुर्भर हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसी लाइन बोल जाती है, दैट इट इज बेटर टू थ्रो अ रोज वेयर ओनली एंड ओनली थॉर्न्स आर देयर, मतलब ऐसा गुलाब का फूल जिसमें गुलाब तो ना हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांटे हो, तो ऐसे फ्लावर को फेंकना ज्यादा बेटर है rather देन उसको अपने पास रखना। तो अब ये कोई ग्राउंड अभी तक नहीं है हमारे हिंदू लॉ में, बट आर्टिकल 142 के तहत, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जस्टिस देने की, तो वो कोर्ट ही सिर्फ है, वो ही एक सुप्रीम कोर्ट है जो इरिट्रेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पे डाइवोर्स दे सकता है। तो नवीन कोहली वर्सेस नीरू कोहली में बोला गया था दैट डाइवोर्स अगर ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी मिल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इकलौते हमारे एपेक्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं जो दे सकते हैं। फर्दर, अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन 2009 में बोला गया दैट ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो जस्टिस करने के लिए है, ये सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के पास नहीं है। और ये पावर जब आपको यूज करनी है, तो आपको इस तरह यूज करनी है कि आप बहुत ही कॉशियस वे में इसको यूज कर रहे हैं। अब एक रीसेंट डिसीजन है ये, शिल्पा सलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, ये 5 जज बेंच, जहां पे वो अब इस लॉ को रिलेट कर रही है। इट इज ऑल्सो पेंडिंग, जैसे वो सेक्शन 9 का पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है। तो जब डिसीजन आएगा, हम टारगेट फॉर आईक्यू के तरफ से आपको बताया भी जाएगा, तो आप तब इसमें आगे कंटिन्यू कर लेना, एड ऑन कर लेना। दिस केस इज स्टिल पेंडिंग। तो आज इस सीरीज में अभी तक इतना ही हम करेंगे। जब नेक्स्ट अपना हम लाएंगे वीडियो, तो मैं आगे डाइवोर्स से कंटिन्यू करूंगी, सेक्शन 13 के ग्राउंड से। आई होप यू लाइक द वीडियो। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं मैरिज एक्ट कंप्लीट करके उस सब्जेक्ट के लिए आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।